हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी भाई। सबसे पहले तो तेजस एजुकेशन पे आप सभी का स्वागत है। भाई आप लोग जानते हो कि भाई जो हमारी जो सीरीज चली हुई है, इसमें हमने क्या है, एक सीरीज चला रखी है जो कि है हमारे पास राइटिंग प्रैक्टिस की। ठीक है, तो राइटिंग, और आप लोगों को पता ही होगा कि जो हमने राइटिंग प्रैक्टिस जो शुरू की थी उसमें एंशियंट के कुछ क्वेश्चन देख लिए, कुछ मेडेवल के देख लिए। ठीक है, और अब क्या है, हमने मॉडर्न की जो सीरीज है उसको हमने शुरू किया है। देखो, राइटिंग प्रैक्टिस है, इसमें इसमें अगर हम ध्यान दें तो मॉडर्न का जो सिलेबस है उसकी अगर हम बात करते हैं तो देखो, मॉडर्न का बहुत ही सिंपल सा सिलेबस है, हमारा छोटा सा सिलेबस है। आज थोड़ा सा है ना, सिलेबस को भी डिस्कस करूंगा मैं कि भाई आपके कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, क्या पोर्शन इंपॉर्टेंट है और क्या पूछा जाता है, और क्या क्या उनके अंदर मतलब भाई कहाँ से मतलब भाई फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन आते हैं। देखो, मॉडर्न हिस्ट्री में अगर मैं देखूं तो मैं आपके सामने जो दिखाई दे रहा है ये पूरा सिलेबस है मॉडर्न हिस्ट्री का। इन्होंने सिर्फ 2 लाइन में पूरे सिलेबस को डिफाइन कर दिया है, जो मेंस का सिलेबस। अब ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में आप देख सकते हो। देखो क्या कह रहा है, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री फ्रॉम अबाउट मिडल 18th सेंचुरी, यानी जो 18वीं सदी के मिडल से और प्रेजेंट तक। तो प्रेजेंट है, मान लो भाई 1857 की क्रांति तक। ठीक है, अब इसमें देखो सिग्निफिकेंट इवेंट, क्या क्या सिग्निफिकेंट इवेंट रहे हैं। कहने का मतलब, सिग्निफिकेंट इवेंट का मतलब क्या है, जो महत्वपूर्ण जो घटनाएं घटी हुई हैं उन घटनाओं के बारे में, पर्सनैलिटीज के बारे में, भाई जो व्यक्तित्व है, जो उसमें जो जिन जिन पर्सनैलिटीज ने पार्टिसिपेट किया उनके बारे में पढ़ना है, और जो कुछ इंपॉर्टेंट इश्यूज रहे हैं ना उन इश्यूज के बारे में पढ़ना है। ठीक है, यानी जो मेन मेन मुद्दे रहे होंगे। ठीक है, इन्होंने सिर्फ ये चीजें इन्होंने बोली हुई है। अच्छा, फिर क्या बोला, फ्रीडम स्ट्रगल की बात की इन्होंने। इन्होंने बोला जो वेरियस स्टेजेज हैं, इंपॉर्टेंट जो कंट्रीब्यूटर हैं, और जो कंट्रीब्यूशन है ना डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री, उनके बारे में। कहने का मतलब भाई जो स्वतंत्रता संग्राम है उसमें विभिन्न क्या क्या चरण रहे हैं हमारे। ठीक है, और देश के विभिन्न हिस्सों से जिन जिन योगदानकर्ताओं ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया उनके बारे में पढ़ना है, और क्या क्या योगदान दिया है वो सब पढ़ना है। इतना सा सिलेबस इसमें दिया हुआ है। अब चलो इसको है ना थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं कि भाई क्या कुछ चीजें हैं इसके अंदर। तो देखो, मैंने ये कुछ चीजें इसमें डाली हुई है। तो देखो, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में देखो मैंने बताया था क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, तो देखो सिग्निफिकेंट इवेंट, ठीक है, पर्सनैलिटीज और इश्यूज हैं पहले टॉपिक में। दूसरा क्या है, वेरियस क्या क्या स्टेजेस रही हैं, इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूटर कौन कौन थे, और क्या क्या डिफरेंट जो है ना इंडियन मतलब भाई पार्ट है अपने इंडिया के, वहां से क्या क्या कंट्रीब्यूशन किया है वो हमें पढ़ना है यहाँ पे। ठीक है, अब देखो मेंस का अगर वेटेज देखो मॉडर्न हिस्ट्री का, तो यहाँ पे आप क्या देखोगे भाई, 2018 में 10 नंबर के क्वेश्चन देखने को मिले थे, 2019 में 45 मार्क्स का क्वेश्चन देखने को मिले थे, 2020 में 25 मार्क्स के, 2021 में 40 मार्क्स के, 2022 में 20, 2023 में 25, और अभी 2024 का जो पेपर हुआ है उसमें भी 25 मार्क्स के आपको क्या है क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। तो कहने का मतलब देखो, हिस्ट्री बहुत बड़ा सिलेबस है, क्योंकि इसमें अब देखो आर्ट एंड कल्चर भी पढ़ना होता है, मॉडर्न हिस्ट्री भी आ जाता है, पोस्ट इंडिपेंडेंस भी आ जाता है, उसके बाद वर्ल्ड हिस्ट्री भी आ जाता है। तो ये एक छोटा पोर्शन नहीं है आपके एग्जाम में। अगर उसमें मॉडर्न 25 से 40 मार्क्स अगर आ रहा है, और पूरा जो हिस्ट्री को अगर हम देखें तो ये पूरा मिला के आपका कम से कम 90 to 100 मार्क्स आपको देखने को मिल जाते हैं। तो एक बहुत अच्छा पोर्शन है ना हमें पेपर 1, जीएस पेपर 1 के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कुछ चीजें और देखते हैं
जैसे कि देखो कहां कहां से फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन देखने को मिले हैं हमें, तो मैंने यहाँ पे देखो डाला हुआ है फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। देखो पर्सनैलिटी से क्वेश्चन आते हैं आपके, जैसे लॉर्ड डलहौजी से क्वेश्चन आया हुआ है, महात्मा गांधी से भी क्वेश्चन 2-3 बार पूछा गया है, सुभाष चंद्र बोस से क्वेश्चन आया हुआ है, रविंद्रनाथ टैगोर से क्वेश्चन आया हुआ है। तो इन पर्सनैलिटीज को पढ़ना बहुत जरूरी है, और जो इंपॉर्टेंट है जो उनको तो पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। तो आपको पर्सनैलिटी की तरफ भी ध्यान देना है। दूसरा, अगर हम देखें इवेंट की बात करें तो कुछ ऐसे इवेंट थे जैसे थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, ये इवेंट था। रिवोल्ट ऑफ 1857, भाई जो 1857 की क्रांति हुई थी, या फिर जो फेमाइन जो आया था कॉलोनियल जो इंडिया है उसमें जो सूखा पड़ा था, ठीक है, जो मान लो भाई भुखमरी की समस्याएं हुई हैं, तो वो जो है ना अकाल पड़ा था, वो सब चीजें यहाँ पे आपको पढ़ने है। वैसे इवेंट्स है ना उनके तरफ ज्यादा फोकस करना है ये, ठीक है। फिर देखो कुछ पॉलिसीज हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसीज रही है, जैसे इकोनॉमिक पॉलिसीज रही है ब्रिटेन की मिड 18 सेंचुरी से टिल इंडिपेंडेंस, ठीक है, इंडिपेंडेंस, ठीक है, टिल इंडिपेंडेंस। और जो लॉर्ड कर्जन की जो पॉलिसी रही है, ठीक है, उन्होंने क्या क्या मतलब भाई ऐसे पॉलिसीज लेके आए थे, उन सब के बारे में पढ़ना है। देखो विमेन्स से रिलेटेड क्वेश्चन हर 2 या 3 साल में 2 and 3 ईयर्स में एक क्वेश्चन आता ही आता है, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन हो जाता है, रोल ऑफ वीमेन्स इन फ्रीडम स्ट्रगल एंड सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स में, ठीक है, इनका रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब देखो कुछ मूवमेंट्स ऐसे भाई मूवमेंट्स हुए थे, जैसे कि भाई सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट था, कुछ ऐसे फॉरेनर्स थे इंडिया में, ठीक है, मॉडर्न इंडिया में, जिन्होंने अपना क्या है इंडिया को अपना क्या है एक होमलैंड बनाया, और उन्होंने बहुत सारे ऐसे मूवमेंट्स थे जिनमें पार्टिसिपेट किया। एक इसका एक एग्जांपल आप मान सकते हो एनी बेसेंट। एनी बेसेंट ने देखो कितना योगदान दिया था हमारे जो इंडियन जो मूवमेंट हुए थे उनके अंदर, ठीक है। कुछ ऐसे इश्यूज थे जिनके बारे में पढ़ना है, जैसे डिक्लाइन ट्रेडिशनल जो आर्टिसनल जो इंडस्ट्रीज है, जो हमारी जो इंडस्ट्री है किस प्रकार से डिक्लाइन हुई, ठीक है, या फिर ब्रिटिश आर्मीज है, ठीक है, किस प्रकार से ब्रिटिश आर्मी है जिसमें भाई ज्यादातर इंडियन सोल्जर होते थे, वो किस प्रकार से जीते इंडियन रूलर्स के सामने, ठीक है। तो उनसे रिलेटेड कुछ इश्यूज ये जो थे। साथ में कंट्रीब्यूशन, भाई बहुत सारे लोगों का कंट्रीब्यूशन था, बहुत सारे ग्रुप्स का कंट्रीब्यूशन था, जैसे मॉडरेट्स थे, ठीक है, उनका क्या योगदान रहा है, या जो लोकल स्मॉल जो है ना रिबेलियन थे, ग्रुप्स थे, उनका 1857 की क्रांति में क्या योगदान रहा है। ऐसी ऐसी जगह से क्वेश्चन बनते हैं। तो कहने का मतलब ये वो जो थे जहां से क्वेश्चन आए हुए हैं, और जो भी मैंने ये एग्जांपल ले रखे हैं ना, ये सारे प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है ये। तो आप यू देख लो ना कि आपके पास थ्योरेटिकल नॉलेज पूछी जा रही है, यहाँ पे आपसे जो पूछा जा रहा है उसमें फैक्ट के साथ साथ थ्योरेटिकल नॉलेज पूछी जा रही है, ठीक है। ये देखो हमने कल एक क्वेश्चन दिया था, ठीक है, क्या क्वेश्चन था, द रूट ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ मुगल एम्पायर may be found in Indian economy and external incursion discuss, इसके बारे में डिस्कस करना है। तो देखो यहाँ पे 2 चीजें पूछी हैं भाई, एक तो इकोनॉमिक क्या फैक्टर रहा है मुगलों के डिसइंटीग्रेशन का, और एक बाहरी क्या फैक्टर रहे हैं मुगलों के मतलब भाई डिसइंटीग्रेशन के, ठीक है। यानी भारतीय अर्थव्यवस्था और बाहरी आक्रमणों के बारे में बताना है बस आपको, उनके विघटन के कारण, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या था, दूसरे क्वेश्चन को हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है, आज हम सिर्फ एक ही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, दूसरे क्वेश्चन को हम कल वाले सीरीज में ले लेंगे, ठीक है। तो देखो क्या है इस क्वेश्चन को अगर हम देखें, ठीक है, मैं हिंदी में करा देता हूं, इंग्लिश में इसका जो ग्रुप में जब भेजूंगा तो उसको देख लेना इंग्लिश में। चलो देखो क्या है, देखो मुगल साम्राज्य है ना भाई, 17वीं शताब्दी के आसपास अगर मुगल साम्राज्य की मैं बात करता हूं, ठीक है, एक मिनट रुको,
देखो मुगल साम्राज्य की अगर मैं बात करता हूं तो 17वीं शताब्दी के आसपास इनका जो है ना विघटन होना शुरू हो चुका था, क्योंकि उस समय जो है ना 17वीं शताब्दी में जो मुगल एम्पायर है ना वो बहुत बड़ी, मतलब भाई एक प्रकार से अपने चरम पे पहुंचा हुआ था, यानी भाई ये अपने जिनीत के ऊपर था। ठीक है, क्यों? क्योंकि उस समय जो औरंगजेब है, औरंगजेब ने ये इंडिया के थोड़े से एरिया को छोड़कर पूरा साम्राज्य औरंगजेब के हाथ में था। जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु होती है 1707 में, जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु होती है, ये इतना बड़ा साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह बिखर जाता है। देखो वास्तव में जो आंतरिक जो है ना, जो आर्थिक कारक थे कई, और कुछ बाहरी दबाव थे जिनके कारण क्या है, मतलब भाई ये जो साम्राज्य है उसका विघटन देखने को मिला। और क्या क्या वो इंपॉर्टेंट कारण थे, उन तत्वों के ऊपर क्या है विस्तृत में हम चर्चा करते हैं। सबसे पहला जो है आर्थिक, जो है ना, जो आंतरिक आर्थिक कारक क्या हो सकता है। ठीक है, ठीक है, इंटरनल, जो इंडियन इकोनॉमी की बात की जा रही है तो इंटरनल जो कारक है उसी की बात हो रही है। सबसे पहला जो है ना, तो सबसे पहले हम इंटरनल इंटरनल इकोनॉमिक इकोनॉमिक फैक्टर की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहला जो है वो है एडमिनिस्ट्रेटिव, क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवररीच। क्या आ जाएगा? ओवर रीच, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवररीच यानी प्रशासनिक अतिक्रमण। कहने का मतलब क्या है? ओवररीच का मतलब क्या है? अपने पावर का ज्यादा इस्तेमाल करना। ठीक है, जैसे अकबर जैसे सम्राटों ने मतलब अकबर जैसे सम्राटों के अधीन मुगल साम्राज्य का काफी विस्तार हुआ, लेकिन इतने बड़े क्षेत्र पर नियंत्रण बनाए रखना लगातार मुश्किल होता गया। प्रशासनिक तंत्र, मतलब भाई एक प्रकार से यूं बोल सकते हो, इसमें थोड़ा सा गलत है, जो इसमें क्या बोला हुआ है कि जो प्रशासनिक जो तंत्र है ना, वो एक प्रकार से यूं बोल सकते हो कि भाई एक प्रकार से मतलब भाई बहुत अच्छे से फूला, लेकिन वो उसको है ना इतना बड़ा होने के बावजूद उसको है ना अक्षम थे, यानी भाई उसको है ना एक प्रकार से यूं बोल सकते हो इनएफिशिएंट थे, मतलब भाई इनएफिशिएंट क्या थे? इनएफिशिएंट थे, इनएफिशिएंट थे। उसको बनाए रखना यानी उसको चलाने में सक्षम नहीं थे उनके बाद के जो रूलर आए थे। क्योंकि जिससे क्या हुआ कि जब भाई, अब एक बात बताओ, जैसे कि भाई औरंगजेब की मृत्यु हुई, औरंगजेब की मृत्यु के बाद क्या हुआ, जितने भी रूलर आए वो वहां पे क्या था कि भाई उस समय ऐसा नहीं था कि बड़ा जो बेटा होगा वही राजा बनेगा। ठीक है, जैसे ही कोई मरता था राजा तो उनके जो बच्चों में लड़ाइयां शुरू हो जाती थी, और जैसे ही उनके बीच में जब युद्ध शुरू होता तो जिसकी वजह से क्या होता कि भाई वो पूरा साम्राज्य की तरफ ध्यान नहीं दे पाते थे, यानी वो जो रूलर थे वो इनएफिशिएंट थे, वो इनएफिशिएंट थे साम्राज्य को बनाए रखने के लिए, जिसकी वजह से इतने बड़े क्षेत्र में, जब इनके पास इतना बड़ा क्षेत्र था और उनके अंदर बहुत सारे मान लो भाई ऐसे लोकल रूलर थे, उनके बीच में क्या भ्रष्टाचार और कुप्रबंध है वो बढ़ने लग गया। और जो कुलीन वर्ग थे, कुलीन वर्ग का मतलब था जो नोबल थे ना, वो ज्यादा पावरफुल हो गए। और जब ज्यादा पावरफुल हो गए, जिसकी वजह से क्या हुआ कि ये जो साम्राज्य है ना, मतलब भाई एक प्रकार से एडमिनिस्ट्रेटिव जो ओवररीच है वो हमें देखने को मिली, जिसकी वजह से बहुत सारे जो साम्राज्य जो राजा थे वो इनसे अलग होने लगे। और जब इनसे अलग हुए, जिसकी वजह से क्या हुआ कि भाई ये जो है ना, मतलब भाई टूटने की कगार पर आ गया था। तो पहला कारण तो ये था। दूसरा, कृषि का पतन देखने को मिला। भाई कृषि आधारित अर्थव्यवस्था थी उस समय मुगल साम्राज्य की, उसे रीढ़ की हड्डी मानते थे। कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा यहाँ पे, और उस इनको ये पता होते हुए कि भाई कृषि इनके साम्राज्य की मेन रीढ़ की हड्डी है, सारा साम्राज्य उनके ऊपर डिपेंडेंट है, फिर भी किसानों के ऊपर भारी कर लगाए गए, जिसकी वजह से असंतोष और विद्रोह देखने को मिला। और जो पारंपरिक सिंचाई प्रणाली है, मतलब आप ये बोल सकते हो कि भाई उस समय जो है ना एक प्रकार से इरिगेशन सिस्टम है ना, उसको नेग्लेक्ट किया गया।
ठीक है, उसको नेग्लेक्ट किया गया। तो नेग्लेक्ट करने की वजह से क्या हुआ भाई, जब उसको नेग्लेक्ट किया गया है तो अब इरिगेशन अगर मान लो भाई अच्छी नहीं होगी, फसलें अच्छी नहीं होगी, तो उससे क्या होगा, जो ये जितना कर लग रहा है उस कर से क्या हो रहा है, जो किसान जो था ना वो एक प्रकार से भारी क्या है, आप यूं बोल सकते हो मतलब भाई बोझ तले, कर्ज के तले दब जाएगा, जिस जो कि भाई वो नहीं दे पाएगा, और जो कृषि की जो उत्पादकता है ना उसमें कमी देखने को मिलेगी। तो कृषि का पतन जो है इस समय हमें देखने को मिला। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, जो व्यापार और वाणिज्य जो था ना उसमें गिरावट देखने को मिली। भाई एक प्रकार से अब भाई ट्रेड और जो कॉमर्स है वो डिक्लाइन हो गया। ठीक है, ट्रेड और जो कॉमर्स है, ट्रेड कॉमर्स है वो क्या हो गया, डिक्लाइन हो गया, ट्रेड एंड कॉमर्स। ठीक है, अब देखो साम्राज्य की शुरुआत में जो व्यापार फला फूला, लेकिन समय के साथ आंतरिक कलह जो है उनके अंदर देखने को मिली, जिससे व्यापारिक जो है ना यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का उदय ने जो पारंपरिक व्यापार है उनके मार्गों को बाधित कर दिया। अब इससे क्या हुआ, आर्थिक जो ध्यान है ना आंतरिक बाजारों से हटकर औपनिवेशिक हितों की ओर चला गया, जिससे क्या है स्थानीय आर्थिक शक्ति जो है कमजोर हो गई। समझने की कोशिश करते हैं कहना क्या चाहता है। भाई देखो क्या हुआ, शुरू शुरू में जो ट्रेड है ना वो अच्छा खासा फला फूला, और लेकिन जो इंटरनल जो है ना आप ये बोल सकते हो स्ट्रीफ जो है, ठीक है, इंटरनल जो स्ट्रीफ यानी आंतरिक कलह है, उसकी वजह से यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनी है ना उनका क्या हो गया, वो एक प्रकार से उनका इमरजेंस देखने को मिला, जिसकी वजह से क्या है जो पूरा जो पारंपरिक व्यापार था यानी जो ट्रेडिशनल जो मार्ग था व्यापार का, जो मान लो भाई एक प्रकार से ट्रेड का ट्रेड रूट था, वो क्या हो गया, डिसरप्ट हो गया, यानी बाधित हो गया, डिस्टर्ब हो गया। इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ कि भाई जो इकोनॉमिक जो फोकस है ना वो शिफ्ट हो गया जो एक प्रकार से आंतरिक बाजारों की तरफ, यानी जो बाहरी जो व्यापार था वो अब आंतरिक व्यापार की तरफ बढ़ गया, यानी इंटरनल जो मार्केट है उसकी तरफ बढ़ गया। और जो मेन जो ये इंटरनल व्यापार रहा ना इसमें कॉलोनियल जो इंटरेस्ट है वो हमें देखने को मिला, ये जो कॉलोनीज के ऊपर डिपेंडेंट हो गए, और जिससे क्या हुआ, जो लोकल जो है ना जो स्थानीय जो लोकल जो इकोनॉमिक जो पावर है वो डिमिनिशिंग हो गई, कहने का मतलब कम हो गई। ठीक है, आर्थिक स्थिरीकरण की बात करते हैं। आर्थिक स्थिरीकरण का मतलब क्या होता है भाई, इकोनॉमिक जो है ना स्ट्रेटिफिकेशन, यानी इकोनॉमिक स्ट्रेटिफिकेशन हमें देखने को मिला। जैसे भाई धन संपत्ति जो और जो कुलीन वर्ग है जमींदार है उनके बीच में केंद्रित होती गई। अब क्या हुआ, जैसे ही आप क्या देखोगे कि जब मुगलों का पतन होना शुरू हुआ उस समय कुछ कुलीन वर्ग थे, यानी जो नोबल्स थे ना, कुछ जैसे जहादार, मतलब भाई जैसे आप ये बोलते हो सैयद ब्रदर्स थे, ठीक है, जहादार शाह थे, ठीक है, तो मतलब भाई सैयद ब्रदर्स थे और एक और थे जिनको बोलते हैं, तो वो जो है ना कुलीन वर्ग थे, उनकी तरफ क्या है जो ये संपत्ति है ना वहां पे केंद्रित होने लगी। बड़े बड़े जमींदार हैं उनके हाथ में पावर आने लगी, और उनके हाथ में जब पावर आई तो उनके हाथ में क्या है, जैसे ही पावर आई तो उससे क्या हुआ, पावर से कि भाई अब इनका जो इनके पास पैसा केंद्रित हो गया, तो जो आम लोग है ना वो गरीबी का सामना कर रही है, राजा के पास भी कुछ नहीं बचा क्योंकि राजा खुद इन कुलीन वर्गों के ऊपर आश्रित हो गया। इस असमानता ने सामाजिक जो अशांति और असंतोष को बढ़ावा दिया, जिससे क्या हुआ, साम्राज्य की जो स्थिरता है ना वो कमजोर हो गई। भाई कहने का मतलब क्या है, इकोनॉमिक स्ट्रेटिफिकेशन का मतलब सीधा सा है कि भाई जब इलीट क्लास के लोग थे, लैंडलॉर्ड जो थे या जो मोबिलिटी वाले जो लोग थे, उनके पास वेल्थ इंक्रीज होने लगी, जिसकी वजह से जो कॉमन पीपल है वो पॉवर्टी की तरफ चले गए, गरीबी की तरफ चले गए। और इससे क्या हुआ कि भाई जो फ्यूडल जो सोशल अनरेस्ट है, ठीक है, जो फ्यूडल सोशल अनरेस्ट है वो देखने को मिला,
और जो एम्पायर की जो स्टेबिलिटी है ना, एक प्रकार से जो स्थिरता है वो कमजोर होती है। ठीक है, बाहरी आक्रमण की बात करें तो भाई एक्सटर्नल जो है इनकर्सन जो देखे हम, तो यहां पे देखो आक्रमण और छापे यानी इन्वेजन और रेड। इन्वेजन इन्वेजन देखने को मिली हमें, इन्वेजन एंड रेड ये देखने को मिली। अब देखो इस समय क्या हुआ, बाहर से भी आक्रमण होने लग रहे थे और उनमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा था जो आक्रमण हुआ था, वो हुआ था 1739 में नादिर शाह का अटैक हुआ था, जो एक फारसी शासक थे। उन्होंने दिल्ली को लूटा और साम्राज्य की संपत्ति को भी लूटा। इस तरह से आक्रमणों ने क्या है, न केवल सैन्य संसाधनों को कमजोर किया बल्कि शाही प्रतिष्ठा को भी कम किया। लोगों के मन में जो एक वो जो मुगल साम्राज्य की एक वो थी ना छवि, वो क्या है धूमिल होने शुरू हो गई थी एक प्रकार से। तो कहने का मतलब इन्होंने क्या किया, पूरे दिल्ली को सेक कर दिया, मतलब हिला दिया, प्लंडर किया पूरा तरीके से, यानी पूरे वेल्थ को इन्होंने, एम्पायर की जितनी भी वेल्थ थी उसको क्या है लूटना शुरू कर दिया। ठीक है, तो नादिर शाह जो पर्शियन रूलर थे, इन्होंने बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया था और इनका जो अटैक है वो पूरी तरीके से आप यूं समझ सकते हो मुगल साम्राज्य को हिला के रख दिया था। अब बात करते हैं क्षेत्रीय शक्तियों का भी तो उदय हो गया था। ठीक है, तो भाई रीजनल पावर्स है उनका भी तो उदय हुआ, यहाँ पे रीजनल पावर्स भी तो हो गई। भाई क्या हुआ, अब जो यहाँ के जो रूलर थे मुगल साम्राज्य के जितने भी आए हैं, जो मुगल जो रूलर आए हैं, उन्होंने क्या किया, वो भाई इतने एफिशिएंट नहीं थे और इनका साम्राज्य जो दूर दूर तक फैला हुआ था उनको वो चलाने में मतलब भाई नहीं चला पा रहे थे, जिसकी वजह से वहां पे जो लैंडलॉर्ड थे या फिर मान लो रीजनल लेवल के ऊपर जो उन्होंने मतलब भाई अपने गवर्नर्स तैनात कर रखे थे जो भी थे, उन सबको क्या किया उन्होंने क्या है इस चीज का फायदा उठाया और केंद्रीय सत्ता जैसे ही कमजोर हुई, मराठा, सिख, राजपूत क्षेत्रीय शक्तियों की स्वतंत्रता का दावा करना शुरू कर दिया। इन्होंने अपने अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित करना शुरू कर दिया और इन समूहों के ने कमजोर होते ही मुगल सत्ता का फायदा उठाया और अक्सर एक दूसरे के संघर्ष में लगे रहे, जिससे क्या साम्राज्य और भी विखंडित हो गया। कहने का मतलब सीधा है, राजपूत शासक है, सिख है, मराठा है, ये जो रीजनल पावर थी ना, इन्होंने जो सेंटर अथॉरिटी है उसके वीक होने का फायदा उठाया और जैसे ही वो वीक हुई इन्होंने क्या किया, अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया, जिसकी वजह से मुगल जो अथॉरिटी है वो एक प्रकार से वीक हो गई और हमें यहाँ पे क्या देखने को मिला, ये एक दूसरे के साथ संघर्ष में लग गए। कहने का मतलब भाई कंफ्लिक्ट होने लगा इनके बीच में। फर्दर उसकी वजह से क्या हुआ, भाई पूरा साम्राज्य फ्रेगमेंटेड हो गया यानी विखंडित हो गया। एक कारण ये भी था कि भाई यूरोपियन जो है औपनिवेशिक जो मतलब विस्तार है वो भी देखने को मिला, यूरोपियन शक्तियां हैं वो भी तो आ गई थी, ब्रिटिश और फ्रांसीसी हैं, उनके रूप में जो उनके आगमन से क्या है शक्ति संतुलन को भी बदल दिया। ठीक है, अब देखो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने धीरे धीरे व्यापार बढ़ाया अपना और सैन्य विजय के साथ साथ दोनों माध्यम से उन्होंने अपने प्रभाव का विस्तार किया। अंततः भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन की क्या है स्थापना देखने को मिली। ठीक है, तो जो यूरोपियंस का जो अराइवल था ना, ब्रिटिश, फ्रांस, इन्होंने क्या किया, अपनी जो पावर को शिफ्ट कर दिया। इन्होंने अपनी जो है ना अपनी जो पावर है जहां पे मुगलों का शासन होता था उनसे चेंज करके सत्ता अपने हाथ में ले ली, जिससे क्या हुआ, बहुत सारे ऐसे एरिया थे जो मुगल साम्राज्य के हाथ में थे वो अब यूरोपियंस के हाथ में आ गए, जिसकी वजह से हमें ये देखने को मिला कि भाई जो यहाँ पे ट्रेड है, मिलिट्री है, इसके थ्रू इन्होंने हर जगह जो है मुगलों को हराना शुरू कर दिया। और एक बार जब उनकी हार जब निश्चित हुई, जैसे प्लासी का युद्ध हुआ, बक्सर का युद्ध हुआ, मुगल साम्राज्य यानी मुगल सम्राट को ही हरा दिया गया, तो उससे क्या है एक प्रकार से जब लोगों के मन में जो यूरोपियंस हैं उनके प्रति जो है ना वो एक भावना उत्पन्न हो गई कि भाई अब मुगल्स किसी काम के नहीं,
तो वो एक है ना, मतलब भाई लोगों का एक विश्वास सा उठ चुका था फिर मुगल साम्राज्य से। ठीक है, धार्मिक तनाव भी देखने को मिला। ठीक है, रिलीजियस टेंशन देखने को मिली। भाई धार्मिक समुदाय है, जटिल ताने बाने जो है ना चिन्हित था, यानी भाई कॉम्प्लेक्स, हमें यहाँ पे क्या रिलीजियस कम्युनिटीज का जो कॉम्प्लेक्स वो देखने को मिलता है। तो यहाँ पे क्या है, बहुत सारे ऐसे सम्राट थे जिनकी नीतियां, जैसे विशेष रूप से अगर देखें औरंगजेब की जो नीतियां थी, उन्होंने सख्त इस्लामी जो है ना कानून लागू कर रखे थे। गैर इस्लामिक जो विषयों पे वो मतलब भाई अपनी अलग थलग राय देते थे। सांप्रदायिक जो है तनाव बढ़ा हुआ था, जिसकी वजह से क्या है, बाहरी ताकतों को जो है साम्राज्य के विभिन्न विभाजन का फायदा उठाने की क्या है, मतलब भाई एक प्रकार से उसका भी फायदा उठा पाए। तो कहने का मतलब क्या था, एक्सटर्नल जो फोर्सेस है ना वो इसका मतलब भाई जो इनकी जो मतलब भाई यहाँ की जो है ना जनता को भी इन्होंने डिवाइड कर दिया था, और जिसकी वजह से धार्मिक टेंशन की भावना बढ़ गई थी। और ये बाहरी ताकतें ही थी जो वहां के लोगों को ही क्या है, मतलब भाई अलग थलग कर रही थी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे निष्कर्ष की बात करते हैं। निष्कर्ष में देखो क्या डालेंगे, देखो जो ऊपर लिखा है उसी को देखेंगे। भाई मुगल साम्राज्य विखंड जो है विघटन किसी एक कारक के कारण नहीं हुआ, बल्कि आर्थिक गिरावट है और बाहरी दबावों के संगम के कारण हुआ है। यानी एक कारण नहीं था, उसमें बहुत सारे कारण थे, जिसमें आर्थिक गिरावट भी थी और बाहरी दबाव भी थे। जबकि साम्राज्य का एक बार दुर्जय शक्ति था। कहने का मतलब भाई एक टाइम ऐसा था कि भाई अगर एम्पायर को देखें, मतलब भाई बहुत ही फॉर्मिडेबल पावर थी। फॉर्मिडेबल का मतलब क्या, मतलब भाई जिसे हराया ना जा सके। लेकिन बदलती जो आर्थिक जो है ना वास्तविकताओं के अनुकूल होने से, बाहरी आक्रमण से बचाव करने से, मतलब बाहरी आक्रमण है उनसे बचाव न कर पाने में असमर्थता होने से ये पूरा क्षेत्र है। और साथ में क्या था भाई, विखंडन देखने को मिला, क्षेत्रीय शक्तियां आ गई, औपनिवेशिक हित जो है उनका उदय का भी जो कारण देखने को मिला। इन सब कारणों से जो पारस्परिक क्रिया है, यानी जो भारतीय उपमहाद्वीप है, उसमें एक महत्वपूर्ण परिवर्तन के लिए मंच तैयार किया। कहने का मतलब यह है कि भाई इन सब फैक्टर ने क्या कर दिया, जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है इसमें पावर शिफ्ट देखने को मिला। कहने का मतलब भाई ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिला जो है, और एक प्रकार से एक मंच तैयार कर दिया था, एक स्टेज तैयार कर दिया था जो और जो पावर्स आ रही थी उनके लिए। तो ये सब चीजें इसके अंदर डाली गई हैं। मुझे लगता है इसमें और भी 2-3 चीजें डाल सकते थे, लेकिन हमारे पास लिखने को बहुत सारी चीजें होती। ठीक है, तो लिखने को बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन हम लिखना हमें क्या है बहुत कम ही पड़ता है, क्योंकि वर्ड लिमिट होती है। तो हमने देखो इकोनॉमिक में भी 4 पॉइंट देख लिए, एक्सटर्नल में भी 4 पॉइंट देख लिए, कंक्लूजन देख लिए। सिर्फ इतना ही लिखना होता है, आपको बस मामूली सी चीजों को एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या था, ये आज का जो है क्वेश्चन था हमारा जो हमने देखा। और ये जो क्वेश्चन है, व्हाट वर द फैक्टर दैट लेड टू द एडवेंट ऑफ यूरोपियन इन इंडिया। ठीक है, भारत में यूरोपीय लोगों के आगमन के पीछे क्या कारण थे, इसमें हमें कुछ कारण देखने थे। ये हम क्या है कल वाली क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो।